सबसे बड़े चुनावी रण की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहीं से होगी मोदी की मेरठ क्रांति। दरअसल मेरठ की सीट बीजेपी के लिए एक कठिन सीट है, क्योंकि पिछली बार चुनाव में यहां बीजेपी को महज 5000 वोट से ही जीत हासिल मिल पाई। लेकिन इस बार मेरठ के लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे हस्तिनापुर में इस बार खुद राम मैदान में उतरे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ की रैली से ठीक पहले की हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। महाभारत की जंग भी हस्तिनापुर से शुरू होती है और यह संयोग की बात है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव की महाभारत में भी प्रधानमंत्री मोदी हस्तिनापुर से ही ताल ठोंकने जा रहे हैं। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संसदीय सीट है। यहां से 1857 वाली क्रांति की ज्वाला भी उठी थी। इस ऐतिहासिक शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का प्रचंड आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली के ठीक पहले मेरठ के मिजाज को परखने की कोशिश की है और यहां के वोटर्स के मन को टटोला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र मेरठ। 2014 में और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। पीएम मोदी ने यहीं पर अपनी जनसभा की थी, जिसके बाद बीजेपी को चुनाव दर चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में ऐतिहासिक सफलता मिलती गई है। और मेरठ से ही जो नीति, जो चुनावी जो एजेंडा तय होता है, वह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 1 दर्जन से भी ज्यादा सीट यहां का चुनाव प्रचार अभियान प्रभावित करता है। ये सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद और इससे के साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं। हमेशा से ही गढ़ रही मेरठ सीट इस बार भी पीएम मोदी यहां पर रैली कर रहे हैं और जिसके बाद वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला जो भेदने की जो रणनीति है, जो एजेंडा है, वह अपने कार्यकर्ताओं में जोश बनेंगे। बीजेपी ने मेरठ के दुर्ग को जीतने के लिए प्लान मेरठ संभाग बनाया है, जिसमें कुल 14 लोकसभा सीटें आती हैं। साल 2014 में मेरठ संभाग में बीजेपी ने कुल 14 लोकसभा सीटें जीती थी, यानी यहां बीजेपी ने पूरा ही क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन साल 2019 में मेरठ संभाग में बीजेपी ने सिर्फ 7 लोकसभा सीटें ही जीती थी, यानी यहां बीजेपी का प्रदर्शन 50% तक गिर गया था। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने जा रहे हैं। अगर यहां की लोकल समस्याओं की बात करें तो मेरठ में बड़ी तादाद में उद्योग हैं, जिस वजह से दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत होती है और इन मजदूरों से बात कर जाना कि उनके मन में अखिलेश हैं या मोदी। कि लगातार 3 बार से यहाँ पर जो सांसद हैं वो भी जीत रहे, बीजेपी जीत रही है और अब तमाम तरीके की योजना है, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि आपको कुछ फायदा पहुंच रहा है आपके द्वारा। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम सब भाई लोग खड़े हैं, उनके द्वारा सबकी मजदूरी बनी रहनी चाहिए। 600 रुपए से कम से कम 600 रुपए झाड़ी होनी चाहिए। आदमी को रोजगार मिले, रोजगार मिलता है एक एक करके। हाँ। मजदूर आदमी को रोजगार मिले और उसे परेशान ना करा जाए मजदूरी के हक में। कितना एक दिन की मजदूरी कितनी होती है? एक दिन की 500 550 रुपए। सरकार ने कितनी मजदूरी की जो रेट है वो तय कर रखी है? वो 600 रुपए कर रही है, लेकिन 550 ही मिलते, 500 ही मिलते। बीजेपी को उम्मीद है कि 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ताकत रखने वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से गठबंधन के बाद जाट वोटरों में कोई भी विभाजन अब नहीं होने जा रहा है।
इस गठबंधन ने अखिलेश की पार्टी के लिए पश्चिम यूपी में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पिछले चुनाव में मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। यहाँ 2024 की रणनीति क्या है, राजेंद्र अग्रवाल से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम मेरठ की ब्रास बैंड मार्केट पहुंचे, जहां दुकानदारों ने सरकार के कामकाज पर अपनी राय दी है और वोट किस तरफ जाएगा ये संकेत भी कर दिया है। मेरठ का ब्रास बैंड देश के सबसे बड़े ब्रास बैंड मार्केट में से एक है और मेरे हाथ में जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं यह ब्रास बैंड पाइप है और मेरठ के इसी मार्केट से तैयार होकर ऐसी ब्रास बैंड जो पाइप्स हैं और उसके संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो देश भर में सप्लाई होते हैं। देखिए ये छोटे ब्रास बैंड हैं, बड़े ब्रास बैंड हैं और ये मार्केट पूरी तरीके से जो कहते हैं कि हम पूरे देश का केंद्र है। ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव है, हम इस वक्त मौजूद हैं देश के सबसे बड़े मार्केट में, ब्रास बैंड के मार्केट्स में। आपकी अपेक्षा क्या है? ये जो बीजेपी के ऊपर बताएं, ये जो बीजेपी सरकार है ये कहीं हद तक ठीक है, सरकारी सर है। इसके चलते लोगों का रोजगार बढ़ गया है और जो चोरी डकैती वगैरह शहर में हो रही थी, लूट वगैरह, ये नहीं हो पा रही हैं। तो इस पार्टी से जो किसी को दिक्कत हो रही है तो वो गलत इंसान को हो रही है। अपना मानना यह है कि ये कहीं हद तक पार्टी ठीक है। क्या आशा करते हैं नया जब चुनाव होगा, जो प्रतिनिधि आएंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, आगे वो में काम था, बढ़िया काम निकले और बढ़िया काम करा। जो भी सरकार बना गया वो काम निकाले, टेंडर निकाले, ऑर्डर निकाले हमारे लिए भी। लॉकडाउन के बाद से काम बहुत हल्का हुआ है। वैसा लॉकडाउन के बाद से बहुत फर्क पड़ा काम पर। अब काम उठ नहीं पाया, पहले जैसा काम नहीं है, बहुत हल्का हुआ है काम। हल्के काम को उठाना एक चुनौती है। आप काम उठाना चुनौती है, काम से सब चीज़ है, रोजगार होगा सब चीज़ होगी, वरना कुछ भी नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ लोकसभा क्षेत्र में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था। यहां राजेंद्र अग्रवाल 5000 के वोट से भी कम अंतर से जीत पाए थे। राजेंद्र अग्रवाल को लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हुए देश लंबे समय से देखता रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है, जिनका जन्म भी मेरठ में ही हुआ था और जो मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे थे। पूर्वांचल और अवध में तो स्वयं श्री राम का प्रभाव साक्षात है और पश्चिम यूपी में रामानंद सागर के सीरियल रामायण वाले राम अरुण गोविल का प्रभाव जमाने की पूरी तैयारी है। राजेंद्र अग्रवाल का टिकट इस बार कट गया है, लेकिन बीजेपी के लिए अब उनके मन में क्या है, आइए जानते हैं राजेंद्र अग्रवाल से। राजेंद्र अग्रवाल जी, पॉलिटिकल सर्कल में अब ये चर्चा है कि 3 बार के सांसद का टिकट कट गया है। जब मेहनत की, सब कुछ की, कब किसी और को ला दिया? नहीं, देखिए ये हमेशा नेतृत्व का अपना एक उनका निर्णय होता है और मैं इस बात को मैं कहता भी हूँ और इस बात को मैं समझता भी हूँ कि हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है, वो कई बार स्थानीय स्तर की होती है, वो सीमित होती है। हम मेरठ की सोच पाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, उसके सामने पूरा प्रदेश, पूरा देश होता है। अनेक प्रकार के समीकरण होते हैं, अनेक प्रकार की रणनीतियाँ होती हैं, तो अनेक प्रकार की अन्य बातें भी होती हैं, तो उसमें से निर्णय होते हैं। और मैं भाई 2009 में मुझको जो टिकट दिया, मुझको कौन जानता था, मुझको भी टिकट बदल करके मुझे दिया गया, पहले कोई और लड़ते थे। मेरठ में समाजवादी पार्टी भी ताकत रखती है, क्योंकि अगर यहां पर आबादी का समीकरण देखें तो यहां 65% हिंदू हैं और 36% मुस्लिम आबादी है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर एक मुश्त साइकिल को चुनेगा। विपक्ष के नेता होने के नाते मेरठ के राजनीतिक परिदृश्य को आप न्यूज़ 18 इंडिया को समझाइए। देखिए, अगर पोजीशन इतनी ठीक होती भारतीय जनता पार्टी की और इतना अच्छा होता तो कैंडिडेट बदला नहीं जाता और बाहर से कैंडिडेट नहीं लाया जाता। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी जहां इतना ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है, इतनी कंफ्यूज क्यों है कि पॉलिटिकल आदमियों की जगह जो है वो सेलिब्रिटीज़ को और धार्मिक करने वालों को, धार्मिक प्रचार करने वाले लोगों को उतारा जा रहा? क्यों आखिर इतना कन्फ्यूज़न किस बात से? आपने काम नहीं करे क्या? आपको अपने काम पर भरोसा नहीं है? लेकिन समाजवादी पार्टी की असली मुसीबत यहां आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन बनने जा रहा है।
अब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता यहां मिलकर रणनीति बना रहे हैं। मेरठ बागपत सीमा पर रोहटा गांव के अंदर आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ बैठे हैं। यहां दोनों पार्टियों का झंडा लगाया गया है। जाट बाहुल्य क्षेत्र पारंपरिक रूप से चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है, लेकिन अब बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ रणनीति बना रहे हैं। पीएम मोदी की रैली 31 मार्च को होने वाली है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रवीण जी, ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं। सर, अब तो नए साथी मिल गए हैं, तो अब लक्ष्य क्या रखा गया है आप लोग के सामने? जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 400 पार, वही हम सब का लक्ष्य है 400 पार। हम इस वक्त जाटलैंड में मौजूद हैं, तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि आप तो अपने गठबंधन के लिए ही बोलेंगे, लेकिन जाटों की अपेक्षा क्या है मौजूदा शासन से या जिस शासन को वो चुनते हैं? उस सब के जिम्मेदार, उस सब के मालिक हमारे जयंत चौधरी है। जाटों के हित को साधने के लिए हुआ है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत को देने के लिए हुआ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत को देने के लिए हुआ है। कैसे? इसमें भाई दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे, बीजेपी का और लोकदल का जो है, और हम लोग सरकार में रहेंगे। सरकार में जो है हमारे लोगों के काम होंगे, किसानों के काम होंगे। हमारी आवाज़ जो है दिल्ली में बैठ के हमारे जो सांसद बनेंगे वे हमारी आवाज़ उठाएंगे। ये इसीलिए गठबंधन बना है। भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आज भी दो ही पार्टियों का जो है चुनाव था, बीजेपी और लोकदल। अब सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, तो अब कोई कड़ाई नहीं रही है, बहुत आसान चुनाव हो गया। लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे हम, जैसे पहले से संगठन के रूप में करते हुए। अगर मेरठ में विकास के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की सबसे ज्यादा चर्चा नजर आती है। मेरठ बस स्टैंड पर यह रेल का रूट खत्म होगा। ऐसे में वहां के लोग इस रैपिड रेल को लेकर क्या सोचते हैं, जरा देखते हैं। लोग हैं यहाँ पर बस स्टैंड में, इंतजार कर रहे हैं, युवा है और हर वर्ग के लोग हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सामने हमने देखा कि RRTS बन रहा है, रैपिड रेल बन गई है। आपकी ज़िंदगी में कैसा असर पड़ेगा? इससे ये ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, आने जाने में भी दिक्कत नहीं रहेगी, और जाम पाम रहता है ये भी खत्म हो जाएगा। आप बताइए, आपकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा जब ये रैपिड रेल बनेगी? सर, इससे है ना, अगर तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, दूसरे आने आने की सुविधा बहुत आसान हो जाएगी। अब जैसे यहाँ से दिल्ली जाने के लिए बस पकड़नी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता है, तो मेट्रो चल जाएगी तो मेट्रो से परेशानी हल हो जाएगी सारी। आप बताइए भैया, क्या काम करते हैं आप? हम मिनी मेट्रो चलाते हैं, मिनी मेट्रो। ये बताइए कि जब ये बन जाएगी रैपिड रेल तो आपको लाइफ में क्या असर होगा? इससे रोजगार बढ़ेगा। इससे दिल्ली आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। घंटों का काम सेकंडों में होगा। मेरठ की ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी शंखनाद के कई मायने हैं। जल्द ही प्रधानमंत्री पूरे कार्यकर्ताओं के दल बल के साथ 2024 के चुनाव में सफल होने के लिए अश्वमेध के रथ पर सवार होने जा रहे हैं। साइकिल वाले कंफ्यूजन में माथा रहे खुजाए, हाय हाय, एक सीट पे दो प्रत्याशी ना मांग